हेलो बच्चों, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी। और इस वीक मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट पढ़ाऊंगा और मैं आपको एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा हेरिडिटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके रिवाइज करके मैं आपको देने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। जानते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर and it can create by loss and gain of an electron। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से चार्ज क्रिएट होता है, लेकिन हर एक मैटर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट होता है। उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, और जिसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमने बताया कि चार्ज कैन क्रिएट बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी एटम, ये अगर एक एटम ए है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन का अगर ये लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको ए प्लस कहते हैं। और अगर यही एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका यही एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके ऊपर आपका एक नेगेटिव आएगा जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो चार्ज है क्या, इट्स ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब हर एक मैटर के अंदर होता है, लेकिन ये तभी क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो। मतलब चार्ज का क्रिएशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कितना एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। अब जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं बेटा, इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको स्मॉल n कहेंगे, तो n इंटू ई हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस n को कहते हैं हम लोग क्या, n को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर एंड इट कैन क्रिएट बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां Q इक्वल टू एन सबसे पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट न्यूमेरिकल सेक्शन में अलग से लूंगा, आज केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पे बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट के बारे में। तो अगर यूनिट का चार्ज देखेंगे, चार्ज ऑफ यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज बेटा कूलाम्ब होता है, जिसको कैपिटल C से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम चार्ज में और एक बात समझते हैं, चार्ज में समझते हैं टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब अगर नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तब इनके दोनों में रिपल्सन होगा, ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे। मतलब लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। और दूसरी बात करते हैं अगर अनलाइक चार्ज के बारे में, तो अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमेशा दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। होपफुली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के नाम से जानते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। होता क्या है, करंट पढ़ने से पहले एक बात समझते हैं हम लोग, दो तरह के मटेरियल हमारे तरफ होते हैं। एक्चुअली 3 टाइप ऑफ मटेरियल आगे चल के पढ़ना है, लेकिन अभी हमको 2 टाइप के मटेरियल को समझना है। एक होता है जिसको कंडक्टर कहते हैं और दूसरे को हम इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर वो सारे मटेरियल जो करंट को कंडक्ट करा सकें, जो चार्ज को क्रिएट कर सकें, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। सारी बातें समझिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री या मोबाइल नहीं होते हैं
उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं करते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे उसमें आपका करंट फ्लो करेगा, और जिसमें नहीं करेगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जिसमें करंट फ्लो करता है उसको कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें नहीं करता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। जितने मेटल होते हैं सबके सब कंडक्टर होते हैं, और जितने आपके प्लास्टिक है, रबर हैं, कागज हैं, ये सब क्या हैं आपके नॉन कंडक्टर हैं। या सूखी लकड़ी है तो आपका वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर है। तो हम लोग समझते हैं करंट के बारे में। करंट को जब भी डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर। तो यहाँ कंडक्टर टर्म आया इसीलिए आपको समझना है। अगर किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो का रेट, चार्ज के फ्लो का रेट देखेंगे तो उसी को हम लोग करंट कहते हैं। रेट मतलब होता है बेटा टाइम। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं करंट का, तो करंट इक्वल टू होने क्या वाला है, करंट इक्वल टू होने वाला है चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और जहां करंट को हम आई से डिनोट करते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन टी। ये सेकेंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने देखा यहाँ पे। यहाँ से भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आई इक्वल टू Q अपॉन टी। अब हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम सेकेंड इनवर्स। और इस कूलाम सेकेंड इनवर्स को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। तो कूलाम पर सेकेंड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कूलाम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पूछता है 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। अब करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग अमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन। और अमीटर को जब हम एक क्लोज सर्किट आगे चल के बनाएंगे तो अमीटर को क्लोज सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। तो अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, और अमीटर एम्पियर को मेजर मतलब करंट को मेजर करने का एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। तो आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है। इतनी बातें करंट के रिलेटेड में आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हम 2021 का सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी है इस साल आपके एग्जाम में आए। 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बात दिमाग में अपने रखना है कि एनर्जी से रिलेटेड कोई भी टर्म, आपकी एनर्जी से रिलेटेड कोई भी वैल्यू कभी भी किसी भी मैटर की या सिस्टम की एग्जैक्ट फाइंड नहीं की जा सकती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ कि आपके पास दिमाग कितना है, बता पाओगे? कभी नहीं बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते हो। हाँ, ये पता लगाया जा सकता है कि दिमाग का चेंज कितना हुआ है। सिंपल सी बात है, हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं आपको, एक टेस्ट पेपर आपको देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में इसी यूट्यूब चैनल पे, और आपसे कहते हैं बेटा 1 घंटे में करके मेरे नंबर पे आप लोग क्या करिए, सेंड करिए क्वेश्चन। उसमें जितना बढ़िया जो नंबर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, उसका दिमाग उतना ही अच्छा है, और जितना खराब नंबर जो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, उसका दिमाग उतना ही गड़बड़ है। तो अगर हम देखेंगे दोनों के दिमाग के बारे में, तो एक का दिमाग अच्छा है, एक का दिमाग ज़्यादा है। दोनों के दिमाग का चेंज क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए जिसका दिमाग इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ है, क्या उसका दिमाग खराब है क्या? नहीं ना कुछ तो दिमाग है ही ना उसके पास। विदाउट माइंड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? हो सकता है कहीं किसी और टॉपिक में उसका दिमाग अच्छा चले, इलेक्ट्रिसिटी में ना चले। तो एज लाइक कभी भी किसी भी मैटर की एग्जैक्ट एनर्जी से रिलेटेड किसी टर्म को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले एक बात हम लोग जानते हैं, यहाँ एक टर्म यूज किया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं वर्क डन।
वर्क डन इक्वल टू होता क्या है, जिसको W से डिनोट किया जाता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आपने मैकेनिकल फिजिक्स में पढ़ रखा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। मतलब यहां कौन वर्क डन करेगा, यहां तो मैंने चार्ज पढ़ा है ना आपको। देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर मेरे पास यहां पे कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और यहां पे कोई एक नेगेटिव चार्ज है, किसी एक इनफाइनाइट पॉइंट से अगर हम कहीं से एक पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होना क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, यहाँ इसका अगर पोटेंशियल क्या था, यहाँ पोटेंशियल इसका V1 था और इस चार्ज का पोटेंशियल क्या था, V2 था, है ना, या इसका पोटेंशियल क्या था, यहाँ पे V1 था और इस चार्ज का पोटेंशियल कितना था, V2 था। और ये जो चार्ज है इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगाने वाला है बेटा, इस चार्ज आने वाले कमिंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगने के बाद कहीं यहाँ आके रुक जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव क्या लगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगा। और अगर ये रिपल्सिव फोर्स लगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज ने, जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ क्या किया है, वर्क डन किया है। वर्क डन इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क किसने कर रखा है, ये वर्क चार्ज ने कर रखा है। तो अगर हम डिफाइन करेंगे यहीं पे किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हम लोग कहेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज के द्वारा किया गया कार्य जब हम इस फील्ड में भेजते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस केस में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं कहता हूं कि अगर यही पॉजिटिव चार्ज जो इनफाइनाइट से आ रहा था, इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पॉजिटिव के पास भेजने के बजाय यहाँ मैं नेगेटिव के पास भेजूंगा, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के फील्ड में आएगा तुरंत इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ एक फोर्स लगा कि नहीं लगा फोर्स, और ये यहाँ से यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ भी आपका वर्क डन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, चार्ज का हुआ। चार्ज ने वर्क किया। तो इस कंडीशन में भी अगर हम वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हम लोग कहेंगे V2 माइनस V1 वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगे चाहे रिपल्सिव फोर्स लगे, चार्ज में 100% डिस्प्लेसमेंट होना ही होना है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स वेरी 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 सिंपल। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो हमको मिला डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं तो डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। और जूल पर कूलाम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे करंट का यूनिट एम्पियर होता है, वैसे पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। और करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। इसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और इस वोल्ट मीटर को अगर हम एक क्लोज सर्किट बनाएंगे कल को चल के, तो इस क्लोज सर्किट में वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये आपको बात पता होनी चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल इन एनी क्लोज सर्किट। दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेक इट। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो है ओम्स लॉ। वैसे तो ओम्स लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओम्स लॉ को हमने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ओम्स लॉ से क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है। लेकिन कम संभावना का मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसको पढ़ेंगे ही नहीं, जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? अब अगर हम एक बात बताएं कि आपके घर में, आपके कंट्री में, इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट। हमारे घर में डोमेस्टिक सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे घर में काम कर रहे हैं, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, एसी है, कूलर है, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए? 220 वोल्ट। तो आप देख लीजिए, जिसको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है उसके लिए आप अपने घर में स्टेबलाइजर लगा के रखते हो, जिसके घर में पोटेंशियल फ्लक्चुएट करता है, कभी पोटेंशियल वोल्टेज कम, कभी वोल्टेज ज़्यादा, तो स्टेबलाइजर लगा के रखेंगे, स्टेबल रखे। किसको स्टेबल रखे? पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेबल रखे। तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबल रहेगा तो उसके लिए स्टेबलाइजर चाहिए, और हमारे कंट्री में डोमेस्टिक सप्लाई होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कितना? 220 वोल्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना है। ठीक, अब समझते हैं। ओम्स लॉ सिंपल सी बात कहता है कि जब पोटेंशियल आएगा तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा तो करंट क्रिएट होगा। मतलब जैसे पोटेंशियल मिलेगा, जैसे एनर्जी मिलेगी किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन कैन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिकल करंट इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहता है इलेक्ट्रिकल करंट इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम कभी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं बेटा 1/r इंटू वी आई। अब ये आर क्या है? नई बात आई। आर को हम लोग कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और ये टर्म आया है किससे? ये टर्म आया है रजिस्ट से। रजिस्ट का मतलब रोकना, जो इनहिबिट करे, किसी को रोके। और यहाँ रोकने की बात किसकी होगी? करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। मतलब रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है। उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यही आप देख लीजिए, जब इसको इधर लेके जाएंगे बेटा तो यहाँ आई आर होगा कि नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके बुक में लिखा रहता है V इक्वल टू आई इंटू आर। इस तरह से आपने आज तक पढ़ा होगा ओम्स लॉ, बट दिस इज द एग्जैक्ट डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। और अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके और किसके बीच में, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होने वाला है बेटा? स्ट्रेट लाइन होने वाला है। क्योंकि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है और करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। अब इस तरह से आपको मिला रेजिस्टेंस, तो इसकी भी यूनिट हम फाइंड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V/I, जहां V का यूनिट होता है वोल्ट और I का यूनिट होता है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्योंकि ओम्स ने इसको बताया, ओम्स के थ्रू ये कांस्टेंट आया, इसको ओम कहते हैं। और जिसका सिंबल होता है दिस। तो दिस इज द ऑल अबाउट ओम्स लॉ। तो आपको होपफुली ओम्स लॉ भी समझ में आ गया होगा। इसका भी आप तुरंत बिना कुछ सोचे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो अब हम लोग सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो इंपॉर्टेंट बात देखनी है, जो ध्यान देनी है, वो P को ध्यान देना है। P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल। तो P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है भैया? पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है। ये बात अगर हम अभी से समझ गए तो कभी जिंदगी में इसका डेरिवेशन गलत नहीं होने वाला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पैरेलल। अब पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट, तो बनाते हैं एक डायग्राम, इधर को बनाते हैं। हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, आप चाहो एक और जोड़ सकते हो, रेजिस्टेंस नंबर 3, और भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। ये आपका एक क्लोज सर्किट है, इसमें आप अमीटर लगा दीजिए, चाहो तो आप यहाँ एक बैटरी लगा सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और इसके पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए इसके पैरेलल में यहाँ कहीं एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, आप एक की भी लगा सकते हो इस तरह से। दिस इज द क्लोज सर्किट। और मैंने इसमें बता रखा है आपको कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। बट करंट नहीं सेम रहता है। करंट, अगर आपका करंट यहां क्या है? अगर करंट यहां I है तो यहाँ करंट आपका I1, यहाँ I2, यहाँ I3। यहाँ करंट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ जहाँ पहले V लिखा है फर्स्ट पे, वहाँ हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, दूसरे कलर से। यहाँ क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू बेटा I1, यहाँ करंट की वैल्यू I2, यहाँ करंट की वैल्यू I3, और इधर को करंट टोटल फिर से आ जाएगा I टोटल। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको पता है कि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3। अब अगर आपको टोटल करंट फाइंड करना है इसमें, तो I टोटल इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, I टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, है ना। जो वेरिएबल है उसी को हम टोटल करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट पे हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं तो हमको पता है कि V टोटल इज इक्वल टू, V टोटल ही नहीं लिखेंगे क्योंकि V तो कांस्टेंट है, टोटल की बात ही नहीं कि हर जगह V सेम है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा I टोटल और R टोटल। अब अगर हम I टोटल की बात करें तो I टोटल इक्वल टू होने वाला है V अपॉन R टोटल। अब यही करंट का यही फॉर्म आपको यहां फाइंड करना है, यहां फाइंड करना है, यहां फाइंड करना है। अगर इस जगह पे फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा I डैश इक्वल टू V अपॉन R1। इसको फर्स्ट कहिए, इसको सेकंड कहिए, इसको इक्वेशन नंबर A कहिए। समझ में आ रहा है? इतनी बातें आपको समझ में आई बेटा, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं करंट की। तो यहां ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I2 इक्वल टू V अपॉन R2। हर जगह देखिए V इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I2 R2, यही आ रहा है सेकेंड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड पॉइंट पे तो आपको मिलेगा I3 इक्वल टू V अपॉन R3। दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। तो आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को आप इक्वेशन नंबर A में क्या कर दीजिए? रख दीजिए। जैसे मिला वैसे एज इट इज उठा के रख दीजिए। I टोटल की जगह क्या रखेंगे? V अपॉन R टोटल रख दो। V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू I1 की जगह क्या रखोगे? V अपॉन R1 रख दीजिए भाई, V अपॉन R1। I2 की जगह क्या रख दो? V अपॉन R2 रख दो, V अपॉन R2। I3 की जगह क्या रखेंगे? V अपॉन R3। अब इन सब में ध्यान से देखिए कि V की वैल्यू कॉमन है, तो V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू क्या होने वाला है? V कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होगा कि नहीं होगा? दिख रहा है ना। यहां से V और V क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बेहतरीन फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन R टोटल इक्वल टू क्या है? देख लीजिए, 1 अपॉन R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/, जो भी आपको R4 R5 R6 जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस कनेक्ट इन द पैरेलल। तो सीरीज में R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल में 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। टेक द स्क्रीनशॉट। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। ओम्स लॉ हमने आपको बता ही दिया है। अब ओम्स लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वहीं आपको रेजिस्टेंस मिला था जिसकी यूनिट को ओम कहते हैं, वोल्ट एम्पियर इनवर्स यूनिट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये आपको मैंने बताया है। अब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके एक डेरिवेशन देखते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने से बेटर है एक कोई रेजिस्टेंस लगा दें जिसका कुछ यूनिट हो। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग एक मेथड सीखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है कि आपके भैया सब इंस्पेक्टर हैं, तो ये सबको रोकेंगे तो सब इंस्पेक्टर हैं तो करंट को रोकेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये बात आपको अगर पता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको तो पता है कि आपके भैया एसआई हैं। तो सीरीज, एस से सीरीज और आई से हो जाएगा करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। चलो हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग एक क्लोज सर्किट बनाते हैं जिसमें सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, 1 2 3। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं। और सीरीज में लगाया है तो सीरीज में एमीटर भी लगने वाला है। और यहाँ आपने क्या लगा दिया भैया, एक बैटरी लगा दी है वोल्टेज क्रिएट करने के लिए। और वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पैरेलल में लगता है जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो यहाँ हमने एक की लगा दिया है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। हर जगह करंट जा रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि करंट सीरीज में कांस्टेंट है, तो यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। बट पोटेंशियल नहीं कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V3 हो जाएगा। अगर यहाँ आप टोटल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ओम्स लॉ लगाएंगे इस बैटरी का, तो आपको पता है कि V टोटल इक्वल टू क्या होने वाला है, I इंटू R टोटल। I को टोटल इसलिए नहीं किया क्योंकि I तो हर जगह क्या है आपका फिक्स है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन अबाउट ओम्स लॉ, जिसको इक्वेशन नंबर A से हम लोग रखते हैं। अब हम यहाँ पे हर जगह ओम्स लॉ लगाएंगे। पहले यहाँ लगाएंगे, V है, V1 है, R1 है, I है। तो अगर इस जगह पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1 होगा। इस जगह पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा V2 इक्वल टू IR2। यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, V3 इक्वल टू IR3। और हम आपको पता है कि V टोटल इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसी इक्वेशन नंबर सेकेंड में सारी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यहाँ V टोटल की जगह IR टोटल लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं IR टोटल। अब देख लीजिए यहाँ V1 की जगह क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। V2 की जगह क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। V3 की जगह क्या होगा, IR3 होगा। सब में I की वैल्यू कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। तो IR टोटल इक्वल टू होने वाला है बेटा, I कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे तो R1 यहाँ R1 है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और दोनों तरफ करंट कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। R टोटल इक्वल टू आपका आने वाला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस को चाहो उतने को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस
R5 and so on, and this is the simple derivation of resistance if connected in the series. इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। इस साल के आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में जरूर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाना है। 2021 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस है क्या? इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जो करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है। तो कैसे रोकेगा? अगर मैं एक वायर लेता हूं जो बहुत बड़ी है, तो जितना ज्यादा लंबा वायर उतना ज्यादा क्या होने वाला है? रेजिस्टेंस। तो पहला फैक्टर है जिस पे हम लोग काम करेंगे, वो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर। क्या है भाई? लेंथ ऑफ वायर। जितना बड़ा आपका वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो दूसरा फैक्टर ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है क्या? ये दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि वायर की मोटाई से कुछ लेना देना है। मतलब एक पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? कम। जितना ज़्यादा मोटा वायर है उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पावर अप्लायंस है, उसके लिए आपको बहुत मोटे मोटे वायर क्या किए जाते हैं? यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि पतला वायर है तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और जहाँ रेजिस्टेंस डेवलप होता है वहाँ हीट जनरेट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट जनरेट होगा तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, पूरी सर्किट में जल सकता है, वायर इंस्ट्रूमेंट सब में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम आपका रेजिस्टेंस होने वाला है। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। और अगर हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को आपस में मिलाते हैं तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है, और यहाँ जो कांस्टेंट मिलेगा उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और रो इंटू एल अपॉन ए। आर इक्वल टू, ये बेहतरीन फॉर्मूला आया है जहाँ आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो है क्या? रो को हम लोग बेटा कहते हैं रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं हम लोग? रजिस्टिविटी। और आपसे ये पूछा जाता है तो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे नेक्स्ट मेरा जब लेक्चर होगा मैं बताऊंगा। फिलहाल दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एक और इंपॉर्टेंट बात यही कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर आपको फाइंड करना तो फॉर्मूला आया है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका और इसका तो हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू रो इंटू एल, जहां रो इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। अब अगर आपको यूनिट फाइंड करना है तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम, एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, और यहाँ से मीटर मीटर हो जाएगा कैंसिल, और रो इक्वल टू आपका हो जाएगा ओम इंटू मीटर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। होपफुली आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। क्यों बेटा, समझ में आया ना एकदम बढ़िया से आपको कि इसका क्या मतलब निकल के आया? आर इक्वल टू रो into L upon A and unit of rho is equal to ohm into meter. तो take the screenshot. This is the factor affecting resistance. हम लोग पढ़ेंगे बेटा पावर, जिसको पार भी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में करेंगे तो पार कहेंगे।
तो पावर को या पावर को हम लोग समझते हैं पावर होता क्या है, जो आपने पढ़ा है आज तक मैकेनिकल फिजिक्स में, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो करते हैं इसको, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। फिर रेट आया, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कौन करेगा इस इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज करेगा। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। वर्क डन कहीं देखा है आपने, कहाँ देखा है, आपने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू होगा कि नहीं होगा। तो इस वर्क डन की जगह V इंटू क्यू यहाँ रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं बेटा, रखते हैं। पावर इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू अपॉन टी। चाहो तो यहीं से आपका न्यूमेरिकल आए तो कर सकते हैं, बट एक और सिंप्लीफाई करा जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई करा जा सकता है, लुक एट दिस। आपको पता है करंट इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q अपॉन टी, देयर इज ए Q अपॉन टी, लुक एट दिस। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप देख लीजिए, इसमें मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, Q अपॉन टी। और Q अपॉन टी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझे कि नहीं समझे। अब यूनिट देख लो भाई, यूनिट वेरी सिंपल, यूनिट फाइंड करना। पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम आया है। वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो यूनिट निकल के आया जूल सेकेंड इनवर्स, और जूल सेकेंड इनवर्स को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। W से डिनोट करते हैं। 100 वाट का मतलब है 100 वाट का पावर है किसके अंदर, बल्ब के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ पावर, पावर को क्या कर रहा है, रेट कर रहा है। आपको होपफुली पावर की भी कहानी समझ में आ गई होगी। टेक द स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको जूल थॉमसन लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आपका इस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशंस। तो हीट की एप्लीकेशन, इमल्सन रॉड, जो पानी गर्म करते हैं ठंडी के अंदर, एक रॉड डाल के, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आयरन, हेयर को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर, है ना। और क्या कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल गीजर, ठीक है ना। तो मेनी एग्जाम्पल, आपका 100 वाट का बल्ब है, वो आपका क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। तो हीट है क्या, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट अ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम मेरा कितना ठंडा है कितना गर्म है, ये पता लगाने के लिए टेम्परेचर एक स्केल है जिसका यूज किया जाता है। बट हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट कैन ट्रांसफर, मतलब सॉलिड में कंडक्ट होगा, लिक्विड में कन्वेक्स होगा, आपका कन्वेक्शन होगा, और आपका गैस में रेडिएशन होगा। डिफरेंट मेथड से आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और हीट का जनरेट होना, रेजिस्टेंस का जनरेट होना, इस बात का डिपेंड करता है कि आपके उस मैटर में हीट का जनरेट होना इस बात पे डिपेंड करता है उस मैटर में पावर कितने समय तक रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हीट इक्वल टू क्या कह सकते हैं, P अपॉन टी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बेटा, सॉरी, P इंटू टी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए, P इंटू टी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। H इक्वल टू P इंटू टी कर सकते हैं, देख लो भाई, है ना। P इंटू टी करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है। तो P इंटू टी करा जा सकता है, तो यहाँ P की जगह हम लोग V इंटू आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू आई आर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आई आर लिख दिए, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, जहाँ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, H इक्वल टू पी टी, आपको पता हो, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, हीट कहेंगे।
और हीट इज द टाइप ऑफ क्या है आपकी, एक एनर्जी का टाइप है। समझे कि नहीं समझे? ये आपका एक्सप्रेशन है, इसके एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया। इलेक्ट्रिकल गीजर है, इमल्सन रॉड है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, स्ट्रेटनर है ना, बल्ब हो जाएगा आपका, आपके घर में जो हीटर यूज करते हैं वो हो जाएगा। तो लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और हीट वहीं जनरेट होगा जहां रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है ना, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा क्या जनरेट होने वाला है बेटा, हीट जनरेट होने वाला। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है। तो इन सारे फैक्टर पे आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चैप्टर खत्म हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो गलत बात है, तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।